निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 9 मृदा को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 8 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है मृदा। जनरल भाषा में मैं पूछूं प्रैक्टिकल रूप से बताइए मृदा क्या होता है तो डायरेक्ट कहिएगा मृदा मीन्स मिट्टी। मिट्टी को मृदा कहते हैं। तो मैं कहूं मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा मिट्टी में जल हो सकता है। पानी इसलिए हो सकता है क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वहां पानी लेके जाता है। खनिज हो सकता है कि क्योंकि साथ में खनिज पेड़ पौधे को मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है तो कहिएगा वायु हो सकता है, क्योंकि बालू वगैरह मिट्टी भी वो भी मिट्टी ही है, उसमें पानी डालते हैं तो उससे वायु निकलता है, तो वायु हो सकता है। इसके अतिरिक्त तो जो भी जैव पदार्थ वगैरह होते हैं तो सब तो मिट्टी में ही मिलता है, तो जैव पदार्थ हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है तो आप बताइएगा कि इसके अतिरिक्त तब सोचिएगा, तब कहिएगा कि चट्टान के टुकड़े वगैरह भी हो सकते हैं मिट्टी में। तो देखा जाए तो आपने क्या क्या बताया, आपने सैल बताया यानी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े कण, खनिज बताया, जैव पदार्थ बताया, वायु बताया और क्या बताया आपने, जल। इसे याद कर लीजिएगा, कभी कभी इसी तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो प्रैक्टिकल रूप से आप जानते भी हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। चलिए अब हमारा शुरुआत होता है इस पाठ का। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं मृदा का। टॉपिक का नाम है मृदा। मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण किन संसाधनों में से, तो प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। संसाधन है, ये क्या है, मृदा एक संसाधन है। कैसा संसाधन है कि प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है। मृदा यानी मिट्टी क्या करता है, जो भी पादप के जड़ है उसको क्या करता है, दृढ़ता से पूरा पकड़ के मजबूती से थामे रखता है। इसीलिए क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो गिरते नहीं हैं, और उन्हें जल और पोषक तत्वों की पूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करता है। और उन्हें क्या देता है, जल देता है और पोषक तत्व यानी खनिज वगैरह जो भी होता है वो देता है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि के लिए भी हम देखते हैं कि मृदा बहुत अनिवार्य है। कृषि हम सभी के लिए भोजन, कपड़ा और आश्रय यानी आवास प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृदा क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। जब पहली वर्षा के बाद देखा जाता है, वैसे भी वर्षा जब होता है, जब पहली बार वर्षा हो जाए तो उसका सुगंध जब आपके नाक के अंदर जाता है, ऐसे भी जब वो धूप वगैरह पूरा हो और उसमें शाम के समय थोड़ा सा पानी मार दीजिएगा, देखिए बहुत ताजगी वाली खुशबू आपके नाक में जाएगी। वही सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। हैंडलेस यानी आवर्धक लेंस का उपयोग मृदा को देखने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे, हैंडलेस आवर्धक लेंस का मृदा तो हम ऐसे ही देख सकते हैं। देखिए जब उसमें पाठ में दिया गया कि थोड़ा खोजबीन करते हैं जो बच्चे होते हैं तो अच्छे तरीके से देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हैंडलेस आवर्धक लेंस की सहायता से वो क्या करते हैं, मृदा को देखते हैं, उसमें खोजबीन करते हैं मृदा में क्या क्या है इसके लिए। अगला जो टॉपिक है हमारा मृदा प्रदूषण। मृदा का भी प्रदूषण होता है यानी मिट्टी का भी प्रदूषण होता है। कैसे, पॉलिथीन की थैलियां और प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करती है। कौन कौन, जो भी पॉलिथीन वगैरह देखते हैं ना, आप जानते हैं ना कि ये गलता वगैरह नहीं है, पॉलिथीन उसी जैसे जिस अवस्था में रख दीजिए उसी अवस्था में रह जाता है। तो ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करती है। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। ये मृदा में जो रहते हैं जीव उन्हें भी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा से निर्मुक्त करने से पहले यानी मृदा में उसमें मिलाने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। अगला टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका, जिसे प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका। मृदा मीन्स मिट्टी, परिच्छेदिका मीन्स क्या, जब उसका परिच्छेदिका मीन्स उसे छेद करेंगे यानी मिट्टी को विभिन्न तरह के छेद में देखेंगे, विभिन्न तरह के आकृतियों में देखेंगे तो परत दर परत आपको दिखाई देगा। इसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देख लीजिए, मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा जो होती है अनेक परतों की बनी होती है। अब जांच कैसे करेंगे, अनेक परतों की बनी है। कांच के गिलास में पानी और मृदा मिलाइए। कांच का एक गिलास ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, फिर उसमें मृदा यानी मिट्टी डालेंगे। कुछ देर के लिए शांत छोड़ दीजिए।
ये परतें निम्न प्रकार से व्यवस्थित रहती है, और ये परतें जो होती है निम्न प्रकार से व्यवस्थित रहती है। सबसे ऊपर में ह्यूमस रहेगा, फिर क्या रहेगा, जल रहेगा, फिर मृतिका रहेगा, फिर बालू रहेगा, फिर बजरी रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, एक प्रश्न भी पूछा गया था कि सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो उसमें आपको टिक करना था ह्यूमस। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते, किसी ने मृतिका लगा दिया था, किसी ने जल लगा दिया था, किसी ने बालू लगा दिया था, किसी ने कहा था कि बजरी, बजरी हमको लगता है सबसे ऊपर होना चाहिए, जबकि सबसे लास्ट में क्या है, बजरी है। अब बजरी सबसे लास्ट में, ये कैसे याद करेंगे? तो आपको पता है कि भैया दूज वगैरह होता है, उस समय आप लोग क्या खिलाते हैं, तो आपको याद आया होगा कि हाँ बजरी वगैरह खिलाते हैं। बस समझिए एक बजरी खिलाते हैं, अंतिम समय में खिलाते हैं, और भाई मेरा रक्षा करता है, सबसे मजबूत साथी वही होता है हमेशा रक्षा करने के लिए। इसमें भी सबसे नीचे स्तर में वही होता है, लास्ट में फाइट वही करेगा, इसलिए बजरी को क्या कर दिए हम, नीचे रखे हैं। इसी तरह किसी भी चीज को, ये देखिए कोरिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन याद कराने के लिए कोई भी तरीका आपको अपनाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आप ऐसे ही याद करेंगे कि बजरी मजबूत होता है, सबसे नीचे होता है, भाई लड़ता है, तो इसके लिए क्या होता है ना कि इसके लिए आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से सर ने कहा था, बजरी नीचे होता है, ह्यूमस सबसे ऊपर होता है। अब ह्यूमस कैसे ऊपर होता है, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज ना, जैसे कोई जैविक चीज, कोई भी चीज ऊपर उठा के मिला देते हैं, कोई छोटा छोटा टुकड़ा में रहता है, पानी में भी डालिएगा तो ऊपर तैरने लगेगा, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। बस याद हो गया, ह्यूमस सबसे ऊपर, बजरी सबसे नीचे। बीच में क्या होता है वो याद कर लीजिए, जल होता है, जल के बाद मृतिका होता है, फिर बालू होता है। पिक्चर भी आपको दिखाएंगे नीचे। मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई उधार काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ये पॉइंट हमेशा नोट कर लीजिएगा, परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई उधार काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। और ये जो विभिन्न परतें ना, सब में विभिन्नताएं पाई जाती है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव के समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। कोई इन जगहों पे आप आराम से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमने कहा था पिक्चर भी हमने रखा है, तो ये देखिए पिक्चर है। सबसे ऊपर क्या है, ह्यूमस है, उसके बाद क्या है, जल है, उसके बाद क्या है, मृतिका है, उसके बाद क्या है, बालू है, उसके बाद बजरी है। अब देखिए नीचे में दो ब है, तो सबसे नीचे बजरी हमने याद कराया था कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बालू। बालू के बाद क्या हो जाएगा, मृतिका हो जाएगा, और ह्यूमस हो गया, क्योंकि ह्यूमस जो होता है ना सबसे ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि हम जो भी डालते हैं, कोई तैरने वाला चीज होता है ना वो ऊपर होता है। अब किस में तैरता है, जल में, तो जल के ऊपर ह्यूमस, ह्यूमस के नीचे जल। अब जल के नीचे क्या हो जाएगा, मृतिका, क्योंकि कितना है टोटल 5 है ना, मृतिका के नीचे 2 ब है, तो बालू और बजरी। तो इस तरीके से आराम से किसी भी चीज को ऐसे ही याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। और मृदा परिच्छेदिका के बारे में यहाँ पिक्चर है, लेकिन हमने ये संस्तर स्थितियां यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसको डिनोट करेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ह्यूमस के बारे में। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। जो भी मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है, यानी उर्वरक क्षमता उसमें देता है। तो ह्यूमस क्या करता है, मृदा को यानी मिट्टी को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। और पादपों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। कौन ये ऐसा करता है, तो ह्यूमस करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपक्षय के बारे में। अपक्षय मतलब क्या हो गया, मृदा का निर्माण करना जानते हैं ना, उसी तरीके से है ये अपक्षय। चलिए देख लेते हैं इसको। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैल चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। किससे किससे मृदा का निर्माण होता है, नोट कर लीजिए। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से। पवन यानी हवा, गतिशील जो हवा होती है वो, जल यानी पानी, और जलवायु की क्रिया से सैल, चट्टानों, जो सैल होते हैं, सैलों यानी चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। इसके टूटने से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, अपक्षय कहते हैं। दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि जो भी मृदा का निर्माण होता है इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम अपक्षय। दूसरा पूछा जा सकता है मृदा का निर्माण किससे किसके क्रिया से होता है, तो वहां आपको टिक करना होगा पवन, जल और जलवायु की क्रिया से। क्रिया से क्या होता है, सैलों का यानी सैल यानी चट्टान का टूटता है, टूटने के बाद मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम मृदा की प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। मृदा की प्रकृति उन सैलों पर निर्भर करती है जिनसे उनका निर्माण होता है। मृदा की जो प्रकृति होती है उन चट्टानों, उन सैलों पर निर्भर करती है जिनसे उनका निर्माण होता है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं, तथा ये इस पे भी उसकी प्रकृति निर्भर करती है, यानी मृदा की प्रकृति उस पे भी निर्भर करती है। पहला तो उस पे निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, जिन
चट्टानों से टूटने के बाद इनका निर्माण हुआ, उस पर निर्भर करती है। दूसरा कि उन वनस्पतियों के किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं, जो भी वनस्पति इसमें उगते हैं उस पर भी ये निर्भर करती है। अब हम बात कर लेते हैं संस्तर स्थितियां के बारे में, जो हमने कहा था कि आपको मृदा परिच्छेदिका के बारे में पता चलेगा वहां पे, क्योंकि विभिन्न तरह का परत हमने बताया था, उधार काट जो होता है उसके बारे में। तो मृदा के प्रत्येक परत जो हमने बताया था, बहुत तरह के परत है, तो मृदा के प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। और ये रासायनिक संगठन में भिन्न होती है किसमें किसमें? तो परत स्पर्श यानी गठन, रंग में, गहराई में और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परत संस्तर स्थितियां कहलाती है। ये परत क्या कहलाती है? संस्तर स्थितियां कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, ये परत क्या कहलाती है? संस्तर स्थितियां कहलाती है। अब परत कौन कौन सा है तो यहाँ पिक्चर देख लेते हैं। एक होता है ए संस्तर स्थितियां, दूसरा होता है बी संस्तर स्थितियां, सी संस्तर स्थितियां और सबसे नीचे होता है आधार सेल। आधार सेल के बारे में बता दूं कि ये बहुत थोड़ा मजबूत होता है और यहाँ फावड़े वगैरह से कोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे कोड़ा नहीं जा सकता, यानी इसके नीचे से हटाया नहीं जा सकता। चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहले शीर्ष मृदा यानी सबसे ऊपर वाली मृदा के बारे में है, अथवा इसे ए संस्तर स्थिति कहते हैं। सबसे ऊपर वाली परत सामान्यतः गहरे रंग की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है सामान्यतः कैसी होती है? गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों गहरे रंग की होती है? क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से क्या होता है? समृद्ध होता है। सबसे ऊपर क्या होती है? गहरे रंग की होती है और इसमें क्या होता है? ह्यूमस और खनिजों से ये क्या होता है? समृद्ध होता है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत मृदु, संरंध्र और अधिक जल धारण करने वाली होती है। देखिए याद रखिए, ये परत क्या होती है? मृदु होता है, संरंध्र होता है और अधिक जल धारण करने वाली होती है। क्या करने वाली होती है? अधिक जल धारण करने वाली होती है। शीर्ष मृदा, जो शीर्ष मृदा होती है यानी ऊपर वाली जो ए संस्तर स्थिति है, वो कृमियों, कृंतकों, छुछुंदरों और जो भृंगुआ है जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है। बहुत सारे जीवों का आवास प्रदान करती है। नाम नोट कर लीजिएगा। शीर्ष मृदा जो है किसको किसको आवास प्रदान करती है? कृमियों, कृंतकों, छुछुंदरों और भृंगुओं को जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। जो भी छोटे पादप होते हैं उनकी जो जड़ें होती है पूरी तरीके से किसमें रहती है? शीर्ष मृदा में रहती है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य परत, जिसे बी संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष के बाद मध्य में देखते हैं। मध्य परत में ह्यूमस कम होता है। मध्य परत में क्या होता है? ह्यूमस कम होता है। अब हम आपसे पूछ दें ह्यूमस कम किसमें होता है तो आप क्या कहिएगा? मध्य परत, या क्या कहिएगा? बी संस्तर स्थिति में। लेकिन खनिज अधिक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? क्या चीज कम होता है, क्या चीज अधिक होता है? बताइए। तो आप कहिएगा कि ह्यूमस इसमें कम होता है और खनिज जो होता है वो अधिक होता है। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सब चीज ध्यान से सुनते जाइए। ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज क्या होता है? अधिक होता है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सनहत यानी घनी होती है। अधिक कठोर होता है ये और अधिक घनी होती है। असनहत भी याद रखिएगा शब्द, जिसका मतलब होता है घनी होती है। अगला पढ़ते हैं सी नंबर। और ये आपका ए क्लियर हमने किया, बी क्लियर किया, अब सी पे आते हैं। सी संस्तर स्थिति। तीसरी परत दरारों और विदारों युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है। इस परत के नीचे जो होता है आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। इसके नीचे क्या होता है? आधार सेल होता है जो कठोर होता है और फावड़े से खोदना कठिन होता है। ये तो समझ गए। अब तीसरी परत में क्या है? तीसरी परत दरारों और विदारों युक्त सेलों के छोटे ढेलों पर बनी होती है। किस पे बनी होती है? छोटे ढेलों पे बनी होती है। अब बात कर लेते हैं सेल के बारे में। सेलों के अपक्षय के विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। सेल मतलब चट्टान, चट्टानों के अपक्षय मतलब जो मिट्टी निर्माण हो रहा था उस तरह का टुकड़े टुकड़े में बटना, टुकड़े टुकड़े बटना, विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी क्ले शामिल है। इसमें क्या क्या है? इसमें बालू है और चिकनी मिट्टी शामिल है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करते हैं, यानी जिससे टूटेंगे उसी पे ये निर्भर करते हैं। क्या क्या? बालू और चिकनी मिट्टी।
जिससे उसके कण बने, तो ये इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसे समझ लीजिएगा। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है, यानी मिट्टी कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब देखा जाए तो इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन होते हैं, तो आपने सुना होगा जीवाणु जैसे में बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब बात कर लेते हैं मृदा के प्रकार के बारे में, किस तरह का मृदा पाया जाता है, किस किस प्रकार के। तो मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप हमेशा शब्द आता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में साइज के नाम से जानते हैं। जब भी अमाप किसी भी लेशन में कहूं तो समझ जाइएगा साइज के बारे में बातचीत हो रही है। तो मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कणों के आधार पर क्या करते हैं? उसे आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं बलुई, मृमण और दुमटी। तो ये तीन तरह के हैं, बलुई, मृमण और दुमटी। अब देखो, बलुई जो मिट्टी होता है उसका कण ज्यादा मोटा होता है, मृमण का सबसे छोटा होता है कण, और जो दुमटी होता है ना, दोनों का मिलन होता है, यानी बलुई और मृमण दोनों का मिलन रूप आपका दुमटी होता है। पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन इतना याद रखिए, बलुई मोटा कण हो गया, उससे सबसे छोटा कण मृमण का होता है। दुमटी का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बलुई से छोटा होगा, और मृमण से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलुई मृदा के बारे में। मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है मृदा में, मतलब बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, तो वह बलुई मृदा कहलाती है। जैसे बालू मृदा, बालू आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े कण होते हैं। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, बालू के कण जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, ये आसानी से एक दूसरे से क्या नहीं पाते हैं? जुड़ नहीं पाते हैं। अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, कुछ जाहिर सी बात है, उनमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। ये स्थान किससे भरे रहते हैं? वायु से भरे रहते हैं। अतः बालू सुवातित होता है, और अतः बालू क्या होता है? सुवातित होता है। याद रखिएगा, जो ये होते हैं वायु से भरे रहते हैं, इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है, अतः बालू क्या होता है? सुवातित होता है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अब बालू के जो कण होते हैं उसके बीच के स्थानों में से जल की निकासी क्या हो जाती है? तेजी से होती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित, शुष्क होती है। याद रखिएगा, हल्की, सुवातित और क्या होती है? शुष्क होती है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, सीटेट में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। बलुई मृदा होती है, ऑप्शन ए दे देगा हल्की, ऑप्शन बी दे देगा सुवातित, ऑप्शन सी दे देगा शुष्क, ऑप्शन डी देगा इनमें से सभी। टिक करना होगा इनमें से सभी, चाहे हो सकता है दे दे हल्की, सुवातित, शुष्क एक जगह दे दे और बाकी सब ऑप्शन कुछ और दे दे, उसमें इसी को टिक करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। दूसरा जो मृदा है, मृण्मय मृदा, जिस नाम से भी इसे जानते हैं, मृण्मय कहें चाहे मृण्मय कहें। मृण्मय मृदा से क्या समझते हैं आप? तो मृदा में बारीक यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है, उसे मृण्मय मृदा कहलाती है। वो मृदा क्या कहलाती है? मृण्मय मृदा कहलाती है। उसमें क्या होता है? सूक्ष्म यानी बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। जैसे मृत्तिका, जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, मृत्तिका जिसे हम अन्य नाम से जानते हैं चिकनी मिट्टी। तो मृण्मय, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, ये तीनों क्या है? एक ही नाम है। वही चिकनी मिट्टी जिसमें आप लोग धान वगैरह बोते हैं, जिसे चंवर में कहते हैं, चंवर का मिट्टी जो कहते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, जिससे ला के घर पे छोटा छोटा गोली बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त आप लोग क्या करते हैं? और भी बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति वगैरह बनाने में इसी का उपयोग करते हैं आप लोग। इसके कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। इसके कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण वो परस्पर जुड़े रहते हैं, और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके बीच रिक्त स्थान क्या होता है? कम होता है। बालू के में हमने क्या देखा था? रिक्त स्थान ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे कण होते हैं और एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। इसमें जल क्या होता है? इनके कणों के बीच में रुक जाता है, यानी छोटे छोटे रहते एक दूसरे जुड़े रहेंगे, कोई जाहिर सी बात है उसमें पानी डालिएगा तो रुक ही जाएगा। इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु
कम होता है। चिकनी मिट्टी में भी वायु होता है लेकिन कम होता है, लेकिन यह भारी होती है। लेकिन यह क्या होती है, चिकनी मिट्टी भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा क्या रहता है, अधिक जल रहता है। बर्तन, खिलौने और मूर्ति आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसमें किसमें करते हैं, बर्तन, खिलौने और मूर्ति बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो चिकनी मिट्टी मृतिका का उपयोग करते हैं। इस मृदा में गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त तो होती है। इस मृदा में, इस मिट्टी में किसका किसका खेती आप लोग ज्यादा करते हैं, गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थों से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। धान के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध होती है। अब गेहूं का भी इसमें उगाया जाता है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध मिट्टी होती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा और अंतिम मिट्टी जो है दुमटी मृदा के बारे में, यानी दोमट मिट्टी जो आप कहते हैं। दोमट मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। बड़ा कण और छोटा कण सभी का मात्रा क्या होगा, समान होता है, तो यह दुमटी मृदा कहलाती है, जैसे में दोमट मिट्टी। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा क्या है, दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। दुमटी मृदा जो होती है वो किसका किसका मिश्रण होती है, बालू का, चिकनी मिट्टी का और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। गाद क्या होता है, को गाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। ये नदी तालों जो होता है यानी आधारों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। और ये क्या होता है, बालू और चिकनी मिट्टी जो होता है उसके बीच का उसका साइज होता है, अमाप यानी साइज उसके कणों का, गाद के कणों का। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। दुमटी मृदा में भी यानी मिट्टी में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। इस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। इस मृदा में गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है। कपास के लिए बलुई दोमट और अथवा दोमट अधिक उपयुक्त होती है। कपास के लिए याद रखिएगा उसमें बालू का मिला हुआ जरूरी होना चाहिए। बलुई और दोमट अथवा दोमट अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो सकती है। कपास को ज्यादा जल चाहिए नहीं, इसलिए वहां बालू दोमट मिट्टी का आवश्यकता होता है। उससे क्या होता है, जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। जो पर्याप्त परिमाण में क्या होती है, वायु को धारण करती है। कपास के लिए पूछूं, कपास के लिए खेती के लिए कौन सा जरूरी है, तो बलुई दोमट। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं, ये है मृदा में जल अंतर श्रवण दर। जल के मृदा में अंतः सावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतर श्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा करते हैं। क्या सूत्र है, अंतर श्रवण दर जो होता है ml मिलीलीटर बाई मिनट में होता है। कुछ जल की मात्रा ऊपर लिखेंगे मिलीलीटर में, अंतर श्रवण अवधि जो होता है वो मिनट नीचे में लिखेंगे। उदाहरण के लिए एक मान लीजिए कि नमूने में 200 मिलीलीटर जल के अंतर श्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतर श्रवण दर 200 मिलीलीटर बटे 20 मिनट को इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिलीलीटर प्रति मिनट। 10 मिलीलीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतर श्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक होती है। यह दर क्या होता है, बलुई जो मृदा होती है सबसे अधिक होती है। आप ऐसे भी जानते हैं जनरल रूप से कि बालू में अगर जल डाला जाएगा वो तुरंत वो क्या होता है, नीचे चला जाता है, अंतर श्रवण उसमें ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम किसमें होगा, तो जो चिकनी मिट्टी होती है, मृदा जो होती है उसमें सबसे कम होती है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। बलुई दूरी रहेगा कण, उसमें पानी डायरेक्ट उसमें नीचे चला जाएगा तो उसमें ज्यादा हो जाएगा अंतर श्रवण। और कम किसमें होगा, तो मृदा में होगा। अब हम बात कर लेते हैं मृदा में नमी के बारे में। ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान के जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त हो रही है। आपने देखा होगा अभी दोपहर का जब मौसम आएगा ग्रीष्म काल में, अभी भी बहुत तेज धूप हो रहा है, उसमें जाइएगा ना तो खेत और खुले मैदान में जाइएगा तो जमीन के ऊपर की वायु जो होती है ना, आपको लगेगा कि कांप रहा है,
कंप दीप्त हो रही है। अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है, वैसे ही उठ रही है जैसे आग का अलाव जो नहीं उठता वैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है। अर्थात गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन कर देती है। वायु को अपेक्षाकृत क्या कर देती है? सघन करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन कर देती है, यानी वो क्या करती है, मतलब उनके जो भी कण होते हैं ना उनकी दूरी घटा देती है, बहुत सघन कर देती है, जिसके कारण ऐसा आपको दिखाई देता है। इसे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है। किसके कारण होता है? कि सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है। परावर्तन याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है। चलिए, यही इंपॉर्टेंट था इसमें अगला जो टॉपिक देखते हैं वो क्या है? मृदा द्वारा जल का अवशोषण। कैसे अवशोषण होता है वो हम देख लेते हैं पिक्चर के साथ। ये किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र निम्न चित्र अनुसार में डालिए। एक कीप ले लेंगे, उसमें मिट्टी जो होता है, मृदा जो होता है उसे तौल लेंगे, उसमें 50 ग्राम जो होगा वो तौल के फिल्टर जो लगा हुआ रहेगा कीप में, फिल्टर लगा हुआ उसी में डाल देंगे। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लिए। कोई मापन सिलेंडर ले लेंगे और उसमें जल लेकर उसका नाप कर लेंगे कि कितना है मापन सिलेंडर में। देखिए, यही है आपका प्रैक्टिकल। अब इसमें देखा जाए तो चलिए इसमें कुछ कुछ काम भी कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। अब देखिए, ये है ड्रॉर जिससे पानी लेंगे और इसमें आराम आराम से डालेंगे। यहाँ है आपका जो अपनी मिट्टी लिया था वो, ये है फिल्टर पत्र, ये है आपका कीप कहते हैं, ये है आपका बीकर और ये है आपका जल जो गिर रहा है वो। जल मृदा में जल का अवशोषण कैसे तो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो कीप में रखी मृदा में डालिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा को डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं, इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पे न गिराएं, सारा जल एक ही बार में एक ही स्थान पे मत गिरा दीजिएगा, चारों तरफ गिराइएगा। ना गिराकर उसे पूरी मृदा पे डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दें, यानी जब तक नीचे नहीं गिरे कीप से तब तक उसमें डालना चालू रखें। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप से घटा लें। अब मापन सिलेंडर में जो आपने अलग पानी रखा था जिससे जो ड्रॉपर था उसे उठाकर उसमें डाल रहे थे, तो नाप लीजिए जो सिलेंडर में बचा हुआ कितना अंदर गया, इससे पता चल जाएगा कितना आपका बचा हुआ है। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल यह है कि जो भी पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इसको भी आप माप सकते हैं कि कितना इसमें गया है। तो दो तरीके हैं, दोनों से माप सकते हैं। घटा ले, इससे मृदा का धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मृदा में कितना जल मतलब कितना जल का आयतन उसमें धारण किया गया है ये पता चल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सूत्र भी लिखा है, देख लीजिए। मृदा का द्रव्यमान भार कितना था? 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन, यानी स्टार्टिंग में उसका आयतन कितना था, कितना मिलीलीटर था वो नाप लेना है। यानी सिलेंडर में जो था, मापन सिलेंडर एक अलग से रखे थे उसमें आयतन कितना है। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन, अब मापन सिलेंडर में लास्ट में कितना उसमें जल बच गया। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन, अब मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन निकालेंगे U माइनस B, यानी पहले कितना था लास्ट में कितना बचा। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान, अब मृदा द्वारा अवशोषित जल का जो द्रव्यमान है U माइनस B ग्राम हो जाएगा। इतना ग्राम मतलब अवशोषित हुआ। अब हम बात कर लेंगे कि 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। ये मान लीजिएगा 1 ml जल का द्रव्यमान क्या होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है। अब निकालेंगे किस फॉर्मूला पे, अवशोषित जल का प्रतिशत बराबर U माइनस B, जो आपने यहाँ निकाला है। U माइनस B ऊपर कर देंगे, बटे 50 कर देंगे। 50 कहाँ से आएगा, मृदा का द्रव्यमान भार है तो 50 कर देंगे, गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, जो भी काट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला याद कर ले, अवशोषित जल का प्रतिशत U माइनस B बटे 50 गुणे 100। 50 नहीं होगा, जो संख्या ये वाला संख्या वो लिखेंगे। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, याद भी हो गया आपका, हो गया होगा आपको। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है, कुछ ही पॉइंट्स फसल के बारे में जान लेते हैं।
मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे क्या कहते हैं, मृदा आर्द्रता के नाम से जानते हैं या मृदा नमी के नाम से जानते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे फसल के लिए ये जो जल रोके रखती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृतिका यानी चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। गेहूं, चना और धान उगाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मृतिका यानी चिकनी मिट्टी, दोमट मृदा ये किसके लिए उपयुक्त है? तो गेहूं, चना और धान। और कपास के लिए हमने आपको अलग से लिखा है, कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। कपास जो होता है बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जलवायवीय कारक के बारे में। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। किससे किससे? नोट कर लीजिए। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है, यानी मिट्टी प्रभावित होती है। कौन कौन सा था? पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं। और क्या करते हैं? मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। अब जो भी उस विशेष में उगने वाली वनस्पति है तथा फसल है उसका निर्धारण ये करते हैं जलवायु कारक। अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान और भार के बारे में। एक लाइन लिखा हुआ है, ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। ग्राम और किलोग्राम किसके मात्रक हैं? द्रव्यमान के मात्रक है, द्रव्यमान के। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है। 1 द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है? तो 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार 1 किलोग्राम होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। दैनिक जीवन में, वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता। ये सारे अंतर आपको मिल जाएंगे, चंद्रमा वगैरह पे जाते हैं। और बीटेट का आपने एग्जाम दिया था, उसमें भी बीटेट 2017 में इससे संबंधित क्वेश्चन था आपका द्रव्यमान भार से। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में बता दो कि वहां एक केस स्टडी किया गया था, उसके बारे में तो हमने स्टोरी जो भी बातचीत था दादाजी और बिल जो लोग थे उन लोगों से बातचीत हटा के हमने जो इंपॉर्टेंट लाइन था वो हम आपको बता देते हैं। इसलिए हम सारी चीज एक एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कीजिए या जो एनसीईआरटी बुक से जो भी तैयारी होता है, केवीएस वगैरह, सब में आपका काम है। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप बुक मत पढ़िए, हमेशा कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए। और इसलिए यहाँ पढ़ाया भी जाता है कि किसी भी चीज का, किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं कि एनसीईआरटी बुक से ही होता है। तो आप जो आपका सोशल साइंस का वीडियोस चल रहे हैं उसे भी देखिए, साइंस के वीडियोस भी प्रत्येक देखिए, ताकि किसी भी कंपटीशन में बैठें और एनसीईआरटी बुक से अगर उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित ही डेफिनेटली आप उसमें अच्छा करें। तो चलिए बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। किसी बंजर भूमि से हम क्या करते हैं? काली मिट्टी लाते हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि दादाजी आप काली मिट्टी कहाँ से लेते हैं? उन्होंने बताया कि बंजर भूमि से हम क्या लाते हैं? काली मिट्टी लाते हैं। सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर, पत्थर आदि बिन लिए जाते हैं। क्या किया जाता है? सूखी मिट्टी को किसी बड़ी सी टंकी में डाल दिया जाता है, उसमें से कंकर, पत्थर आदि क्या करते हैं? बिन लेते हैं। इसके बाद लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? 8 घंटे के लिए इसे भिगो देते हैं। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। क्या करते हैं? उसमें घोड़े के लीद क्या करेंगे? उसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से उसे गूंथ लेंगे। गूंदी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। अब गूंदी हुई जो मृदा होती है चाक पर रखते हैं और उचित रूप से मनचाहा जैसा आपको चाहिए उस तरह का आकार दे देते हैं। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। अब किसी भी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाथ का। आपने देखा भी होगा चाक पे जो वो लोग बनाते हैं। इसके बाद लिखा गया, इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है। 2-3 दिन सुखाने के बाद उसकी क्या की जाती है? रंगाई की जाती है।
शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भी पकाए जाते हैं। अब शुष्क वायु में सुखा दिया जाता है, उसके बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भी पकाया जाता है। उच्च ताप पर क्या किया जाता है, इसे पकाया जाता है। मृदा में घोड़े की लीद इसलिए मिलाई जाती है, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है। पकाने के प्रक्रम में घोड़े की जो लीद हो जाती है जल जाती है। देखिए इसमें क्या की जाती है, घोड़े की लीद मिलाई जाती है। तो जब उसे पकाया जाता है, जो आपने अभी देखा उच्च ताप पे इसे पकाया जाता है, पकाने के क्रम में घोड़े की जो लीद होती है जल जाती है। अब इससे क्या फायदा होता है वो देख लेते हैं। इससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही से जल अंतः स्रवित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ पाता है। वहां से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। आपने देखा वो घड़ा और सुराही, गर्मी के दिनों में घड़ा और सुराही का जल ठंडा मिलता है और आराम से आप पीते भी हैं और कहते हैं बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये किस कारण से होता है, जो उसमें घोड़े की लीद होती है जो जल जाती है पूरे तरीके से, उसके कारण जो मृदा के पात्र बने हुए हैं उसमें छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे। इसके कारण मटका और सुराही में जो जल अंतःस्रवित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ जाता है और वहां से ये क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और इसके कारण से जल सुराही में या घड़े में जो भी पानी रखा गया वो ठंडा हो जाता है। सुहागपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। और सुहागपुर की जो सुराहियां हैं जो बनती है या मटके हैं वो दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं लास्ट जो आपका टॉपिक है उस पे, मृदा का अपर्दन। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा के ऊपरी सतह का हटाना अपर्दन कहलाता है। जल हो, पवन हो अथवा बर्फ हो, इन तीनों के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को अगर हट जाए, मृदा की सबसे ऊपरी सतह को जो अगर हटा दिया जाए ऊपरी सतह को, तो उसे क्या कह देंगे, अपर्दन कहेंगे। अपर्दन मीन्स क्या होगा, एक तरह से समझिए काट के अलग कर देना, ऊपरी परत को काट के हटा देना। वो किस किस वजह से मृदा अपर्दन हो सकता है, तो जल, पवन अथवा बर्फ की वजह से हो सकता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की जड़ें जो होती है मृदा को मजबूती से बांधे रखती है, इसीलिए कहते हैं कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वृक्ष रोपना चाहिए, नहीं तो ऊपरी परत चल जाएगी तो फिर ह्यूमस भी आपका चला जाएगा, फिर कुछ होगा नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पादपों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। तो पादपों की जड़ें जो होती है मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। पादप अगर नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मृदा ढीली हो जाती है। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। इससे क्या होता है, पवन और प्रवाही जल जब आएगा तो इसे बहा ले जाएगा। मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है। मृदा का अपर्दन कहाँ कहाँ होता है, को मरुस्थल के जगह पे होगा अथवा बंजर भूमि है तो वहां पे होगा, तथा जहां की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती, अगर कोई वनस्पति नहीं है तो वहां पे भी मृदा का अपर्दन होता है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। किसको किसको रोका जाना चाहिए, वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एक और जो आपका लेसन में दिया हुआ एक फॉर्मूला वो नोट कर लीजिए। मृदा में आर्द्रता का प्रतिशत, मृदा में आर्द्रता का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आर्द्रता का भार सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, जो आर्द्रता का भार है वो नीचे लिखेंगे। मृदा में नमूने का मूल भार ग्राम में लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब क्या आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर भारत की अनेक नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। उत्तर भारत की अनेक नदियां जो होती है हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। ये नदियां अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती है। ये नदियां जो होती हैं अपने साथ अनेक प्रकार के क्या लाती है, पदार्थ लाती है, जिनमें क्या क्या होता है, गाद होता है, मृतिका यानी चिकनी मिट्टी होती है, बालू होता है और बजरी सम्मिलित है। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। एक और नाम आ गया जलोढ़ मृदा। इसीलिए आप लोग हमेशा क्या आप जानते हैं जरूर पढ़िएगा, हमेशा क्या आप जानते से क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, ऊपर नोट पढ़ लीजिए। मृदा मृतिकी यानी चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी सम्मिलित होती हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती है। यह मृदा बहुत उर्वर होती है। मृदा जो होती है बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग
आधी जनसंख्या को खदान उपलब्ध कराती है। और इतनी उर्वर होती है ये जलोढ़ मृदा जो होती है कि इस क्षेत्र का जो कृषि उपज है भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खदान उपलब्ध कराती है। आधी जनसंख्या को यह खदान उपलब्ध कराती है। अब आएंगे इसमें अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में आपके हैं 3 प्रश्न। पहला है सेल कोड़ों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो सेल कोड़ों के अतिरिक्त मृदा में क्या क्या होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। आपने बोला था खनिज होता है, जैव पदार्थ होता है, वायु होता है और जल होता है। तो सेल भी इसमें आ जाएगा। मृदा में क्या क्या होते हैं, तो सेल होगा, खनिज होगा, जैव पदार्थ होगा, वायु और जल होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये इसका उत्तर आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें होती है, बलुई मृदा में होती है। और दूसरा वाला है आपका मृदा यानी चिकनी मिट्टी में होती है, या दुमटी मृदा में होती है, या बालू और दुम्मट के मिश्रण में होती है। किसमें जल धारण क्षमता, किसमें जो जल डाला जाए तो वो रोक ले अपने पास, किसमें होती है वो आपको टिक करना है। चलिए ये मिलान करने वाला, चलिए इसको मिलान कर देते हैं ताकि ये लेशन समाप्त हो जाए। जीवों को आवास देने वाली, जीवों को जो आवास देती है वो किस तरह की मृदा होती है, सभी प्रकार की मृदा जो होती है जीवों को आवास देती है, क्योंकि छुछुंदर वगैरह जो भी नाम रखे गए थे वो सब जगह पाए जाते हैं। मृदा की ऊपरी परत, मृदा के ऊपरी परत हमने आपको बताया था, मृदा के ऊपरी परत को ए से डोनेट ये किया गया था, या शीर्ष मृदा कहा गया था। ये होता है गहरे रंग के, गहरे रंग की होती है। बलुई मृदा, बलुई मृदा क्या होती है, बलुई मृदा के जो कण होते हैं बड़े कण होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मृदा की मध्य परत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मृदा की मध्य परत, ताकि हम भी जान जाएं कि आपका उत्तर सही है। मृदा की जो मध्य परत होती है ये सघन छोटे ये नहीं, मृदा की मध्य जो परत होती है ये ह्यूमस की कम मात्रा होती है। इसमें क्या होती है, ह्यूमस की कम मात्रा होती है। सबसे ऊपर ह्यूमस होता है ए में, और कम मात्रा किसमें होती है, मृदा की मध्य परत में होती है। अब लास्ट वाला का जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। मृदा यानी सघन छोटे कण होते हैं, इसके कण जो होते हैं सबसे छोटे कण होते हैं, जिसके कारण जल धारण क्षमता इसमें सबसे अधिक होता है, यानी जल धारण वो अधिक रोकता है जल अपने अंदर। तो ये हो जाएगा चौका आपका 4। तो इस प्रकार ये लेसन पूर्णतः अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस बनता है। लेकिन आप लोग लाइक और अपने दोस्तों के बीच, जो भी आपके बीएड के स्टूडेंट है जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास प्लीज शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आ सके। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब के ओल्ड वीडियोस को। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।